हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिसमें भारी तबाही हो रही है। मैं आज बात करूंगा कि ये मुद्दा क्या है और ये कन्फ्लिक्ट कहां से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस कन्फ्लिक्ट में 13,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 24,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ये आंकड़े और बढ़ेंगे क्योंकि ये आंकड़े इस लड़ाई से पहले के कन्फ्लिक्ट के हैं। इस क्राइसिस को जानने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। हाँ, एटलीस्ट 1991। ये वो टाइम है जब सोवियत रसिया टूट रहा था और कई सारे देशों का जन्म हुआ। उनमें से एक था यूक्रेन। यूएसएसआर से टूटे हुए देशों में एक बात बहुत कॉमन है, चाहे वो दूर दराज का ही क्यों ना हो, वहाँ सभी देशों में रसियन बोलने वाले भी हैं जो उन देशों के टूटने के साथ वहीं रह गए थे। इस क्राइसिस के रूट कोज दो हैं। नंबर 1 जियो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 जियो पॉलिटिक्स। पहले बात करते हैं जियो इकोनॉमिक्स की। जियोग्राफिकली यूक्रेन दो बड़ी इकोनॉमिक जोन के बीचों बीच आता है। उसके एक तरफ तो ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, जो जानी मानी इकोनॉमिक जोन है यूरोपियन देशों की, तो दूसरी तरफ ईएईयू मतलब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो इकोनॉमिक यूनियन है पोस्ट सोवियत स्टेट्स की, जो ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया में फैले देशों की है। दोस्तों, यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं जिसके जाने या आने से कोई फर्क ना पड़े। ये जानिए कि यूक्रेन अप्रोक्सीमेटली 4 गुना बड़ा है पाकिस्तान से और 1/3 है भारत के। तो सोचिए ये कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हो सकती है फ्यूचर में। दोस्तों, नवंबर 2014 में रेटिंग नाम की एजेंसी ने यूक्रेन में सर्वे किया था। ऐसे ही बहुत से सर्वे 2004 से 2013 के बीच और 2014 से 2020 के बीच हुए। उनमें ज़्यादातर ईयू से इंटीग्रेशन के रुझान वाले थे और लगभग सभी सर्वे में एक सा रुझान था। प्री 2013 में थोड़ा कम परसेंटेज थी ईयू के लिए, पोस्ट 2014 में कुछ बढ़ गया था। अब क्योंकि यूक्रेन एक अलग देश था तो उसने ईयू ज्वाइन करने का मन बनाया, जिसे ज़्यादातर पब्लिक सपोर्ट करती थी। ईयू में जाने के बहुत सारे फ़ायदे थे, जैसे यूक्रेन को यूरोप की मार्केट का एक्सेस, लोगों के लिए जॉब, किसी भी ईयू देश में काम करना, आना जाना और भी बहुत से फ़ायदे। दूसरी तरफ रसियन, जो कि यूक्रेन के बहुत करीबी और ये कहिए कि बहुत ही जटिलता से यूक्रेन का बाजार लेन देन रसिया से सदियों से बंधा हुआ है। रसिया भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई बड़ा बाजार उसके हाथ से निकल जाए, क्योंकि कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है, 91 से पहले रसिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी थी। आप इसी से समझ सकते हैं कि कीव कितना बड़ा सेंटर होगा बिजनेस का। नंबर 2 जियो पॉलिटिक्स। ये मुद्दा सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था या है। अगर यूक्रेन ईयू में जाता है तो एक न एक दिन नाटो का मेंबर भी जरूर बनेगा, जो नाटो की ताकत को और भी मजबूती देगा, जो कि रसिया कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों, यूक्रेन कोई मामूली देश नहीं है, वो डिफेंस में बहुत आगे है। सोवियत यूनियन के टाइम में कीव बहुत बड़ा सेंटर था डिफेंस का। इस बात का अंदाज़ा 2022 की फायर पावर इंडेक्स से लगा सकते हैं, जिसमें यूक्रेन को 22वां नंबर है वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड का 22वां सबसे ताकतवर देश। रसिया चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल ना हो। रसिया ये भी चाहता है कि नाटो कोई भी स्ट्राइक वेपन रसिया बॉर्डर पर डिप्लॉय ना करे और वो अपनी फोर्सेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उन मेंबर स्टेट से हटा ले जो 1997 के बाद ज्वाइन किया है, मतलब ईस्टर्न यूरोप के देशों से। 1997 से लेकर अब तक 14 नए देश शामिल हो चुके हैं नाटो में और उसको लेकर रसिया की चिंता जग जाहिर है। अब आते हैं कि कन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के लिए एक प्री कंडीशन थी कि अपोजिशन की लीडर यूलिया ताइमाशेंको, जो करप्शन के आरोप में जेल में थी, को देश से जाने दिया जाए, मतलब रिहा कर दिया जाए। 21 नवंबर 2013 को तत्कालीन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच की कैबिनेट ने एक अप्रत्याशित रूप से ईयू ट्रेड डील को कैंसिल कर दिया,
जो कि बस साइन होने वाली थी। काफ़ी दिन से उस पर काम चल रहा था। बस गवर्नमेंट ने ये सफाई दी कि यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। इसी कड़ी में कुछ घंटे पहले यूक्रेन की कैबिनेट ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया जिसमें अपोजिशन लीडर यूलिया ताइमोशेंको को यूक्रेन की जेल से रिहा कर दिया जाए और वो देश छोड़कर चली जा सके। दोस्तों, यूक्रेन की गवर्नमेंट रसिया से इंटेंस प्रेशर में थी ये डील कैंसिल करने के लिए। दरअसल रसिया वांट्स यूक्रेन टू जॉइन इट्स ऑन ईएईयू, जो कि ईयू का प्रोटोटाइप राइवल है, और रसिया चाहता है कि ईएईयू सक्सेस हो। बस इस बात का अनाउंस होना था और प्रोटेस्ट शुरू हो गई। इस प्रोटेस्ट को लोग यूरो मैदान प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं। लोग इकट्ठा होते गए और कुछ ही दिनों में लोगों ने कीव सिटी हॉल और इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे कब्जा कर लिया, टेंट लगाकर वहीं रहने लगे। दिसंबर आते आते ये संख्या बहुत बढ़ गई। लगभग 8 लाख प्रोटेस्टर ने कीव में रैली की। प्रोटेस्ट चलती रही। इसी बीच पुतिन ने यूक्रेन को 15 बिलियन की इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफर की, मतलब कर्जा खरीदने और रिड्यूस रेट पर गैस सप्लाई करने की डील साइन की, जो एक तरह से यूक्रेन को लालच देने वाला ही फैसला था। ये इस तरह से समझो कि यूक्रेन को मोटा मोटे तौर पर रिश्वत दी गई। अब कुछ लोगों को यूक्रेन का ईयू में जाना ठीक लग रहा था और वे वेट कर रहे थे कि ये कब हो। दूसरी तरफ कुछ लोग रसिया से अपना संबंध बनाए रखना चाहते थे। जनवरी आते आते पार्लियामेंट ने एंटी प्रोटेस्ट लॉ पारित कर दिया, जिससे क्लैश और डेडली हो गई। ये सब कई महीनों तक चला। 20 फरवरी 2014 के दिन सबसे डेडली साबित हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 88 लोग मारे गए, तकरीबन 48 घंटे चले बवाल में। 22 फरवरी 2014 को प्रेसिडेंट यानुकोविच डिसअपियर हो गए और टीवी पर आकर काउप को डिनाउंस किया। प्रोटेस्टर ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए वोट किया और 25 मई को इलेक्शन होने का फैसला हुआ। यूलिया ताइमोशेंको जेल से रिहा हो गई। पार्लियामेंट ने रशियन लैंग्वेज को बैन कर दिया, जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी। प्रो रशियन में गुस्सा फैल गया इस बात को लेकर। मौके की नजाकत को देखते हुए पार्लियामेंट ने यह फैसला वापस ले लिया। इंटरिम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। विक्टर यानुकोविच के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए गए, मतलब उल्टा हो गया। अब विक्टर यानुकोविच को अरेस्ट वारंट इशू कर दिए गए। अब 27-28 फरवरी की रात को मामला पलट गया। अब बारी थी प्रो रशियन आबादी की। 1 मार्च को प्रो रशियन गनमैन ने इंपोर्टेंट बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया, क्रीमिया की कैपिटल में। अनआइडेंटिफाइड गनमैन यूनिफॉर्म में क्रीमिया के एयरपोर्ट पर देखे गए। उससे अगले दिन रशियन पार्लियामेंट ने पुतिन की रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया, जिसमें रशियन फोर्स यूज कर सकते हैं यूक्रेन में रशियन इंटरेस्ट को बचाने के लिए। क्रीमिया में रशियन बैक्ड एक रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 97% लोगों ने क्रीमिया को रशिया में मिलने के लिए वोट किया। वेस्ट एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन ने इसको एक झूठा रेफरेंडम करार दिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने बिल साइन करके ऑफिशियली क्रीमिया को रशिया में मिला लिया। इसी बीच डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चलते रहे। रसिया, यूक्रेन, यूएस एंड ईयू जिनेवा में बात के लिए तैयार हो गए और डी एस्केलेशन के लिए स्टेप लेने की बात कही। अभी सब कुछ रुका नहीं। ईस्ट यूक्रेन के कई प्रोविंसेस में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने डोनेस्क और लुहांस्क में अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। 25 मई को यूक्रेन ने पेट्रो पोरोशेंको को अपनी प्रेसिडेंट चुन लिया। वैसे चुनाव ईस्टर्न स्टेट में प्रो रशियन कब्जे की वजह से नहीं हुए। अभी ईस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेनियन आर्मी और प्रो रशियन सेपरेटिस्ट के बीच लगातार फाइट चलती रही। यूएसए के उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी ने पुतिन से अपील की। उन्होंने कहा रशियन को वो एक्शन लेने होंगे जो यूक्रेन में पीस लाए, नहीं तो उसके लिए रसिया को बड़ी कॉस्ट देनी होगी। उधर उस टाइम की जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने रसिया को नए सैंक्शन लगाने की बात कही ईस्टर्न यूक्रेन में क्लैशेस के बाद। 27 जून 2014 को यूक्रेन, जॉर्जिया एंड मोल्डोवा ने ईयू के साथ पैक्ट साइन कर लिया। ये पैक्ट तीनों कंट्री को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वेस्ट एंड ईयू के करीब ले जाएगा। एंड ये ही सब लड़ाई की जड़ थी
यह जड़ है। उसी दिन पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का ईयू में जाना यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट देगा। 17 जुलाई 2014 मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH17 जो एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी, उसको रिबल्स ने अपने इलाके में मिसाइल से अपना निशाना बनाया, वो भी पैसेंजर प्लेन को। यह बहुत दुखद घटना थी। इसमें सभी सवार यात्री और क्रू मेंबर कुल मिला के 298 लोगों की जान चली गई। महीनों तक ईस्टर्न यूक्रेन के 2 रीजन में प्रो रशियन एंड यूक्रेनियन फोर्स के बीच लड़ाई चलती रही। कभी सीज फायर, कभी लड़ाई। कई ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी भीषण लड़ाई हुई दोनों में। तब से लेकर अब तक लगभग 9 साल हो गए वहाँ ऐसे ही चल रहा है। रिबल ईस्टर्न स्टेट पर कब्जा जमाए बैठे हैं। कुछ स्टेट में गवर्नमेंट ने दोबारा कंट्रोल ले लिया है, पर सभी पे नहीं ले सके। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यह बिल्कुल ताज़ा स्थिति है। दोस्तों, 2019 में हुए आम चुनाव में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, जो अब इस इशू से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सारे क्राइसिस की कहानी, रूट कोज, ये क्यों शुरू हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी और आपको सोशल डिस्कशन एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।